दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ रीचर सीजन 1 वेब सीरीज के बारे में और मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 4 को। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं रीचर उन दोनों किलर को मारकर उनकी डेड बॉडी को उन्हीं की गाड़ी के डिग्गी में डालने जाता है। लेकिन जैसे ही वो डिग्गी को खोलता है तो देखता है डिग्गी के अंदर स्पाइवी की डेड बॉडी पहले से पड़ी होती है। लेकिन रीचर फिर भी किसी तरह उन दोनों डेड बॉडी को उस डिग्गी में फिट करता है और तभी रीचर को फिनले का कॉल आता है। फिनले उससे पूछता है कि स्पाइवी के बारे में कुछ पता चला क्या? तो रीचर बोलता है नहीं, और वही फिनले रीचर को बताता है कि पाउल अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा था क्योंकि उसको बैंक की जॉब छोड़े 1 साल का समय हो गया था और मुझे लगता है अब पाउल के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। और साथ ही फिनले रीचर को बताता है कि उसके भाई जॉय की रेंटर कार शहर से कुछ दूर जली हुई कंडीशन में मिली है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीचर, रोस्को और फिनले उस जली हुई कार की जगह पर जाते हैं। तो रीचर गाड़ी की चेकिंग करता है तो उन्हें बताता है इस गाड़ी में आग अपने आप नहीं लगी थी, इसमें आग लगाई गई थी। और उसके बाद रीचर जली हुई कार का चेचिस नंबर पता करता है। तो फिनले अपनी टीम को चेचिस नंबर शेयर करता है और उस कार के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब रोस्को रीचर से पूछती है कि स्पाइवी का क्या हुआ? तो रीचर बताता है स्पाइवी मारा जा चुका है और स्पाइवी की डेड बॉडी जिन लोगों के कार में मिली थी वो दोनों मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मुझे उन दोनों को गोली मारनी पड़ी। तो फिनले रीचर पर नाराज होता है और उसको बोलता है तुम हर उस आदमी को गोली मार देते हो जिससे हमें कुछ जानकारी मिल सके। तो रीचर बोलता है पहले मैं अपनी जान बचाऊंगा फिर बाद में कुछ भी। तो फिनले रीचर को बोलता है ठीक है, अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, वो लोग उन डेड बॉडी की जांच करेंगे और उनके बारे में पता लगाएंगे। लेकिन रीचर बोलता है अगर हमने ऐसा किया तो स्टेट पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हो जाएगी और बाद में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हमें ही उन डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा। तो रीचर और रोस्को उन दोनों की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और एक कमरा बुक करते हैं। और जब रीचर होटल में होता है तो उसके पास मॉली बेथ का कॉल आता है। तो मॉली बेथ रीचर को बताती है जब वो जॉय की फाइलें चेक कर रही थी तो उसको कई सारी ऐसे फाइलें मिली हैं जो रीचर को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकती है। तो मॉली बताती है कल मैं इन सब की एक कॉपी बनाकर तुमसे मिलती हूँ। तो रीचर बोलता है तुम एयरपोर्ट की जगह पर रेलवे स्टेशन पर मिलना, वो जगह सेफ होगी। अब अगले दिन सुबह रोस्को और रीचर पीट के घर जाते हैं उसकी वाइफ से मिलने के लिए। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पीट की माँ और उसके फादर रहते हैं। तो पीट की माँ रीचर से पूछती है क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तो रीचर बोलता है पिट जहाँ काम करता है उस कंपनी में एक रॉबरी हुई है। हालांकि पिट का उस रॉबरी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें पिट से कुछ सवाल पूछने हैं। हम देखते हैं रीचर उनसे पिट की मौत के बारे में छुपाता है। तो पिट की माँ एक एड्रेस लिख कर देती है और बताती है पिट अपनी वाइफ के साथ वहाँ रहता है। अब हम देखते हैं जब रीचर और रोस्को उस घर से बाहर आते हैं तो रोस्को रीचर से पूछती है कि तुमने पिट के माँ बाप से झूठ क्यों बोला? तो रीचर बोलता है मैं उन्हें सच नहीं बताना चाहता क्योंकि वो सच सुनकर दुखी हो जाते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिनले चीफ से मिलने जाता है। तो चीफ फिनले से बोलता है मैंने सुना तुम क्लाइनर से मिलने गए थे और तुमने क्लाइनर से बदतमीजी भी की। तो फिनले बोलता है मैं तो बस पूछताछ कर रहा था। अब चीफ फिनले पर नाराज होता है और उसको बोलता है आइंदा तुम बिना मुझसे पूछे इस केस पर कोई भी एक्शन नहीं लोगे और दोबारा ना तो तुम क्लाइनर से मिलोगे और ना ही उनकी किसी फैमिली से। तुम्हें पता होना चाहिए इस शहर पर क्लाइनर फैमिली का बहुत सारा एहसान है, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है। अभी फिनले चीफ से बात ही कर रहा था तभी उसके पास स्टीवेंसन आता है और बोलता है आपके फादर का कॉल है। अब फिनले कॉल को पिक करता है तो हम देखते हैं वो कॉल उसके फ्रेंड पिकार्ड का था। तो पिकार्ड फिनले से कोड भाषा में बात करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। और वही दूसरी तरफ हम पिकार्ड को देखते हैं जो पाउल की फैमिली के साथ था। वो पाउल की वाइफ से बोलता है मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। और साथ ही पिकार्ड पाउल की वाइफ को अपनी सर्विस गन देता है, उसको बोलता है अगर जरूरत पड़े तो चलाने से चूकना मत। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रोस्को और रिचर पीट जॉबली के घर जाते हैं और उसकी वाइफ से मिलते हैं। और वही रिचर और रोस्को नोटिस करते हैं कि पीट जॉबली का घर काफी शानदार होता है। एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर का घर इतना शानदार होना अपने आप में शक पैदा करता है। और वही रोस्को जब पीट जॉबली
जॉबली की वाइफ को बताती है कि उसका हस्बैंड मारा जा चुका है। तो पिट की वाइफ बोलती है मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो जिस रास्ते पे चल रहा था एक दिन तो ये होना ही था। उसकी बातें सुनकर रोस्को और रिचर्ड दोनों शौक रह जाते हैं। वो बताती है कि पिट क्लाइनर इंडस्ट्री का एसी लेकर मियामी जाता था, लेकिन रास्ते में वो एसी के कुछ बॉक्सेस की हेरा फेरी करता था और उससे पैसा कमाता था। हो सकता है कोई बॉक्स अभी भी गराज में पड़ा हो। तो पिट की वाइफ रॉस्को और रिचर्ड को गराज में ले जाती है। वो देखते हैं वहाँ एसी का एक बॉक्स पड़ा होता है। तो रिचर्ड पूछता है जिस दिन पिट मारा गया क्या तुम्हें पता है वो किससे मिलने गया था? तो पिट की वाइफ बताती है वो मुझे अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताता था। रात में कभी भी कॉल आती थी वो चला जाता था और कई दिनों तक वापस घर नहीं आता था। और जब मैं उसके काम के बारे में उससे पूछती थी तो मुझसे लड़ाई करता था और यही वजह है उसके गायब होने के बाद। तो उसके गायब होने की शिकायत पुलिस वालों से नहीं की। जब रिचर्ड और रॉस्को एसी का बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं बॉक्स खाली होता है और तभी रिचर्ड के पास फिनले का कॉल आता है। फिनले रिचर्ड को बोलता है एक एड्रेस पर जाने के लिए जहां वो पिकार्ड से मिलेगा। तो रिचर्ड और रॉस्को वहां से निकलते हैं और जब वो रास्ते में होते हैं तो रॉस्को रिचर्ड से बोलती है कि कोई बंदा सिर्फ एसी की हेरा फेरी करके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है? तो रिचर्ड बोलता है वो एसी की हेरा फेरी नहीं करता था, एक्चुअली क्लाइनर इंडस्ट्री से उन खाली डब्बों में नकली नोट भेजे जाते थे और पिट जॉबली उन्हीं नकली नोटों में से कुछ नोटों की हेरा फेरी करता रहा होगा जिससे उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो दोनों पिकार्ड से मिलते हैं। तो रिचर्ड पिकार्ड से उस जली हुई कार के बारे में पूछता है। तो पिकार्ड बोलता है उसके बारे में मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला वो कार रेंट पर ली गई थी और फिर वही कार मार्गरेट से 40 मील दूर एक होटल में देखी गई थी और कार और मोटल दोनों रॉन्ग हैसी नाम के एक आदमी ने रेंट पे लिया था। तो पीटर बोलता है वो मेरा भाई था, क्योंकि जॉय कभी कभी अपना नाम रॉन्ग हैसी यूज करता था। तो रोस्को रिचर्ड से बोलती है हमें उस मोटल में एक बार जाना चाहिए और वहाँ चेक करना चाहिए, हो सकता है हमें वहाँ कोई सबूत मिल जाए। तो पिकार्ड रिचर्ड को उस मोटल का एड्रेस देता है और साथ ही ये बोलता है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब रिचर्ड और रोस्को उस मोटल में जाते हैं, वहाँ के रिसेप्शन पे रॉन्ग हैसी के बारे में पूछताछ करते हैं और उससे बोलते हैं उसके कमरे की हमें तलाशी लेनी है, हमें लगता है वो अपना कुछ सामान यहाँ छोड़ गया था। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है हाँ उसने एक ब्रीफकेस यहाँ छोड़ा था, लेकिन 20 मिनट पहले ही एक आदमी आया और वो ब्रीफकेस लेकर चला गया। तो रिचर्ड रॉस्को से पूछता है एक बात बताओ, अगर तुम्हें भारी ब्रीफकेस लेकर भागना हो तो क्या करोगी? तो रॉस्को बोलती है पहले मैं फालतू के सामान निकाल कर फेंक दूंगी। तो रिचर्ड मोटल के बाहर का डस्टबिन चेक करता है तो उसे वहाँ उसके भाई जॉय का सूट मिलता है और जब रिचर्ड उसका सूट चेक करता है तो सूट के अंदर एक उसे पर्ची मिलती है। तो रिचर्ड देखता है उस पर्ची पर कुछ लिखा होता है जिसकी लास्ट लाइन होती है पीट जॉबली का गराज और क्लाइनर की फाइल। अभी रिचर्ड कुछ पढ़ पाता तभी उस पर कुछ लोग गोलियां चलाने लगते हैं। तो रिचर्ड रॉस्को को दूसरी तरफ भेजता है और खुद उन पर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ता है। अब रिचर्ड भागने लगता है और वो दोनों किलर कार से उसका पीछा करते हैं और वो दोनों रिचर्ड का पीछा करते हुए एक गोडाउन में पहुंचते हैं। रिचर्ड एक को शूट कर देता है और वो मारा जाता है, लेकिन तभी रिचर्ड की गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब रिचर्ड भागता है लेकिन दूसरा गुंडा अब रिचर्ड को शूट करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ रोस्को आ जाती है और रोस्को अपनी बंदूक से उस गुंडे का सर उड़ा देती है और जैसे ही रोस्को रिचर्ड के पास पहुँचती है उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, बोलती है मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो रिचर्ड बोलता है अगर जॉय के बाद मुझे किसी की फिक्र है तो वो तुम्हारी। अब रिचर्ड की बातें सुनकर रोस्को भी चुप हो जाती है और अब रिचर्ड के पास फिनले का कॉल आता है और फिनले पूछता है क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली? तो रिचर्ड बोलता है जानकारी मिलने से पहले दो किलर आ गए और उन्होंने हम पर गोलियां चलाई और हर बार की तरह हमने उन्हें मार गिराया। तो रोस्को फिनले से पूछती है एक बात बताओ, हमारे पहुंचने से पहले वो किलर मोटल कैसे पहुंचे? तो फिनले बताता है मेरा कॉल स्टीवेंसन ने पिक किया था और मुझे लगता है स्टीवेंसन भी उन लोगों से मिला हुआ है।
तो फिल्ले बोलता है हमें मिलना होगा किसी सुनसान जगह पे। तो रॉस्को बताती है शहर से काफी दूर एक बंद पड़ा फार्म हाउस है, वहाँ हम मिल सकते हैं। अब वो तीनों उस फार्म हाउस पर मिलते हैं और जॉय के लिखे हुए उस नोट को समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें पहले 3 नंबर लिखे होते हैं और फिर अगला लाइन जिसमें लिखा होता है जॉबली का गराज। तो रिचर्ड बोलता है जॉबली के गराज में हमें कुछ भी नहीं मिला। और आखिरी लाइन लिखी होती है ग्रे क्लाइनर फाइल। और वही रॉस्को ग्रे के बारे में बताती है। ग्रे भी एक पुलिस वाला था जो कि रॉस्को के फादर का फ्रेंड था। रॉस्को के फादर के मौत के बाद ग्रे ने रॉस्को का पालन पोषण किया और उसको पुलिस वाला बनाया। तो रॉस्को बोलती है ग्रे की मौत के बाद मुझे वहाँ कोई फाइल नहीं मिली थी जिस पर क्लाइनर का नाम लिखा हो। जब वो लोग उन नंबर्स पे कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है वो नंबर किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी वो तीनों लोग अभी यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं और वो तीनों 3 दिन बाद लौटेंगे। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं कि किसकी हेल्प ली जाए इन नंबर के बारे में पता करने के लिए। तो रिचर्ड बोलता है उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम नीली है, वो इस केस में उनकी मदद कर सकती है। तो रिचर्ड नीली को कॉल करता है और उन नंबर की डिटेल उसे देता है और साथ ही रिचर्ड नीली को बताता है कि उसका भाई जॉय इस केस में शामिल था और मारा जा चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तीनों मोलिबेथ से मिलने मेट्रो स्टेशन जाते हैं। तो मोलिबेथ रिचर्ड को देखते ही पहचान जाती है और मोलिबेथ उनको एस्केलेटर की तरफ इशारा करती है। वो तीनों एस्केलेटर के सामने जाकर उसका इंतजार करते हैं, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी मोलिबेथ ऊपर नहीं आती। तो रिचर्ड को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तीनों प्लेटफॉर्म के अलग अलग एरिया में मोलिबेथ को सर्च करते हैं। तो रिचर्ड देखता है मोलिबेथ का बैग ट्रेन की पटरियों के बीच में पड़ा था। वो बैग को उठाता है, देखता है बैग खाली होता है। रिचर्ड आगे बढ़ता है तो देखता है मोलिबेथ को किसी ने चाकू मार दिया था, वो घायल थी। अब रिचर्ड मोलिबेथ के पास पहुंचता है, वो घायल होती है, वो उसे उठाता है, लेकिन हम देखते हैं मोलिबेथ रिचर्ड के हाथों में दम तोड़ देती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।